हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों मैं आपके विज्ञान विषय में जो जीव विज्ञान वाला भाग है उसमें आपकी हेल्प कर रही हूँ। आप सभी को पता है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से रिलेटेड हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रक्रम। कौन सा चैप्टर है? जैव प्रक्रम। क्लास 10th। सभी बच्चे क्लास 10th के बैचे हुए हैं। जैव प्रक्रम, यह है चैप्टर का नाम। चैप्टर नंबर 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी। अब अभी आप 9th क्लास को पास करके जब 10th में आए हैं तो आपके लिए ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आएगा। और आपका जब आपने बोर्ड का एग्जाम देना है इस साल, तो इस बार आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी एग्जाम में आएंगे। आपको इस चैप्टर में ये देखना है, पहले आप ये सोचें कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। बच्चों जब आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहला क्या? सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। आप सबको पता है, आप क्लास 10th में हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स हैं जो होंगे तो सजीव कहलाएगा, और यदि वो विशेषताएं, वो लक्षण नहीं होंगे तो जीव कैसा होगा? निर्जीव कहलाएगा। तो हम जैव और अजैव, अब इसको सजीव और निर्जीव को हम कुछ और शब्दों से जान सकते हैं, जैसे कि बायोटिक, एबायोटिक, सजीव, निर्जीव। इसी को हम कहेंगे जैव, अजैव। ठीक है। तो सजीव और निर्जीव जो होता है बच्चों, इसमें स्पष्ट हम अंतर कैसे करेंगे? जैसे अगर हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं, देखो कुत्ते का दौड़ना और गाय की जुगाली, ये हम देखते हैं किसके अंदर? हम सजीवों के अंदर ये लक्षण देखते हैं। एक गली में किसी इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम क्या समझ जाते हैं कि ये जो वस्तु है, हम सभी वस्तु हैं तो हम सजीव हैं। हम बोल सकते हैं, गाय जुगाली कर सकती है, कुत्ता दौड़ सकता है, तो यानी कि हम सभी क्या हैं? सजीव हैं। तो अब क्वेश्चन है, क्या गाय, इंसान या कुत्ता अगर सो रहे होंगे तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? हम सो रहे होते हैं तो हम चिल्लाते नहीं, हम दौड़ नहीं सकते और गाय जुगाली भी नहीं कर सकती। तो क्या सोते समय हम निर्जीव होते हैं? नहीं, हम सोते समय भी सजीव होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम सांस ले रहे होते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं एक साथ जो चलती रहती है, बहुत सारी। श्वसन की प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है, उत्सर्जन की प्रक्रिया है, ये सारी चलती रहती है। तो ये तो सजीव और निर्जीव का हो गया जंतुओं के बारे में। यदि हम बात करें पौधों की, तो पौधों के बारे में हम कैसे, हम अभी तक ये जानते हैं कि पौधे सजीव हैं, लेकिन हम कैसे कहें कि ये सजीव हैं? क्योंकि वो हरे दिखते हैं। लेकिन उन पौधों के बारे में क्या जो हरे नहीं दिखते, जो हरे रंग की जिनकी पत्तियां नहीं होती हैं, तो क्या वे निर्जीव होते हैं? नहीं, निर्जीव वे नहीं होते, वे भी सजीव होते हैं। तो कुछ लक्षण हैं बच्चों सजीव और निर्जीव के, जो यदि होंगे तो ये माना जाएगा कि अमुक व्यक्ति सजीव है, और अगर नहीं होंगे तो अमुक वस्तु निर्जीव है। जैसे यदि हम बात करें कि क्या करता है इनके अंदर? उपापचय, बिल्कुल पॉइंट पे आ जाएंगे।
पचय की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती रहती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती रहती है। उनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। उनके अंदर और कौन सी प्रक्रिया होती है? उनके अंदर बच्चों डाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि पाचन की प्रक्रिया होती है। और उनके अंदर एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ये 4 प्रक्रियाएं हैं जो मेन हैं, और इन चारों में से कोई भी प्रक्रिया निर्जीव में नहीं होती है। तो अब यदि कहा जाए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आ जाए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो मतलब ये होगा कि जो प्रक्रियाएं जीवन को चलाने के लिए शरीर में निरंतर होती रहती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम या क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो क्या ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और सजीव और निर्जीव हम कैसे पहचानेंगे? जैसे निर्जीव बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें हम बात करें कार की, तो कार का हॉर्न भी बजता है, यानी कि वो बोलती भी है, वो चलती भी है, दौड़ती भी है सड़क पर, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। लेकिन हमें पता है कि कार निर्जीव है। और जब हम छोटे थे, जब आप सभी छोटे थे, तो आप सबको सजीव और निर्जीव के जो लक्षण बताए गए थे, उनमें क्या बताया गया था? उनमें मेन इम्पोर्टेंटली ये बताया गया था कि जो बोलता है, जो चलता है, जो दौड़ता है, वो सजीव होता है। बहुत सारी चीजें बोलती हैं, चलती हैं, दौड़ती हैं, परंतु वे सजीव नहीं होती हैं। तो अब आप क्लास 10th में आ गए। जब लेवल आपका बढ़ता है तो लक्षण जो है वो थोड़ा सा आपको कठिन बताए जाने लगते हैं, और जो वास्तविक लक्षण होते हैं वो बताए जाते हैं। जैसे कार में क्या कोई मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है? नहीं। क्या कार में रेस्पिरेशन होता है? नहीं। क्या कार के अंदर डाइजेशन या एक्सक्रीशन होता है? नहीं। तो जब हम बात करेंगे इस तरीके की, तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में सजीव क्या है और वास्तव में निर्जीव क्या है। हो सकता है कोई ऐसा जंतु जो आपको दिखाई नहीं पड़ता हो, सजीव हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा जंतु जो आपको दिखने में निर्जीव लगता हो, लेकिन वो सजीव हो। जैसे आपने घोंघा देखा होगा, बारिश के मौसम में बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। बाहर से कवच, शंख के अंदर जो पाया जाने वाला जंतु है, क्या वो जंतु हमेशा बाहर रहता है? शंख के अंदर। तो शंख तो बहुत कड़ा होता है, तो क्या वो बाहर से देखने में हमें निर्जीव लगता है? लेकिन उसके अंदर एक जंतु का वास होता है। तो सजीव और निर्जीव के जो लक्षण हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 4 लक्षण जो हैं वो हैं कि एक तो उसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया का मतलब है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें निरंतर शरीर में कुछ टूटता और कुछ बनता रहता है। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया का मतलब है कि टूटना और बनना। है ना? तो क्या टूटता है, क्या बनता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे आती है? आप बैठ के पढ़ रहे हैं, घर से आप स्कूल आए हैं, तो आपने क्या वेस्ट की? आपने इस काम को करने के लिए एनर्जी दी, आपकी ऊर्जा उसमें यूज हो गई, है ना? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद शरीर में ऐसी क्या प्रोसेसेस हुई जिससे आपको ऊर्जा मिल गई? ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। जैसे यदि हम बात करें कि जीवों का कोई भी शरीर है, जैसे चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, टूट फूट होती है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों?
यदि किसी चीज में टूट फूट हो जाए तो क्या होता है, तब उस चीज को मरम्मत की या रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कार में टूट फूट होने पर उसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, उसी तरह से सजीवों में यानी कि हमारे शरीर में भी निरंतर कोशिकाओं में टूट फूट होती रहती है। 9th क्लास में आप बहुत अच्छी तरह से कोशिका के चैप्टर को पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में सभी बच्चे अच्छी तरह से कोशिका के चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, और कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर के अंग तंत्र और फिर जीव का निर्माण हो जाता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जब टूट फूट होती रहती है तो निरंतर होने वाली उस टूट फूट को मरम्मत करने के लिए, उसका अनुरक्षण करने के लिए ये जो प्रक्रियाएं हैं ये होती हैं। आप सबको पता है कि जो सभी संरचनाएं हैं, जैसे हमारा शरीर है या संसार में कोई भी चीज है, अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। सभी संरचनाएं जो हैं वो अणुओं से मिलकर के बनी हुई होती है। अब अणु जो है हमारे शरीर में यदि बात की जाए तो वो कोशिकाएं। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव प्रक्रम क्या है, अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव प्रक्रम क्या है तो क्या कहेंगे? ये आप लिखेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? तो यदि लिखना जाए, यदि ये लिखना हो कि आपका कि क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम क्या है, तो हम क्या कहेंगे? जीवों के जो अनुरक्षण का कार्य है, यानी कि जो रिपेयरिंग की प्रोसेस है, जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट में रिपेयरिंग है, वो निरंतर होती रहती है ना। वो उस समय भी चलती रहती है जब हम कोई विशेष काम नहीं कर रहे होते। जैसे मान लीजिए आप और हम आराम कर रहे हैं रात में, तो रात में आराम करते टाइम यानी कि सोते टाइम भी जैव प्रक्रम जो है वो चलता रहता है। जब हम सो रहे हों या आप कक्षा में शांति से बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो उस समय भी ये जैव प्रक्रम का काम चलता रहता है। तो ये लिखेंगे कि वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम, यदि इसकी परिभाषा में शब्दों में परिभाषा बना के लिखी जाए तो लिखेंगे वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी क्लास 9 से पास होकर के क्लास 10th में आए हैं। तो क्लास 9th में आप जो साइंस पढ़ रहे थे उसमें कुछ बायो के चैप्टर्स थे, यानी कि जीव विज्ञान के चैप्टर्स थे। इसी तरह से क्लास 10th में भी आपके पास कुछ जीव विज्ञान के चैप्टर्स आए हैं। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं उसको। क्या आपको इतना पढ़ाने के बाद ये समझ में आ गया केवल एक क्वेश्चन कि यदि ये पूछा जाए कि जैव प्रक्रम क्या है, तो क्या कुछ बच्चे अपने शब्दों में ये बता सकते हैं कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? बिल्कुल अपने शब्दों में, किताबी भाषा में नहीं बताना है। बेटा माइक ले लो जिसने हैंड रेज किया है। बच्चों हाथ उठाओ यदि समझ में आ रहा है तो, और सभी स्कूल के बच्चे हैंड रेज करके बताएंगे मुझे कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई पड़ रही है।
तो अगर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो मैम आपसे बात करना चाहती हैं तो आप माइक लेके मुझसे बात कर सकते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज दिव्यांशी रस्तोगी। वेरी गुड। दिव्यांशी रस्तोगी, रस्तोगी। वेरी गुड। क्लास 10th में है आप? 9th में बढ़िया नंबर मिले? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। तो क्लास 10th में अब पढ़ाई शुरू हो गई है। इस बार पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी है और हो सकता है एग्जाम के टाइम पे जो सिलेबस कट था वो कट ना रहे। हो सकता है इस बार पूरा सिलेबस आए एग्जाम में, क्योंकि कोविड के कारण सिलेबस कम किया गया था पिछले कुछ सालों में ना। हो सकता है इस बार पूरा सिलेबस आए, हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए। तो इस बार क्या करना है, सभी बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि आप इस क्लास में बैठे हैं इसका मतलब आपने साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट किया है ना। तो सब बच्चे आगे लेके आगे जाके बहुत सारे बच्चे साइंस साइड से ही पढ़ना चाहेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो दूसरे में जाना चाहेंगे। तो अगर मेहनत करके पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। और दिव्यांशी रस्तोगी के अलावा अगल बगल की लड़कियों का नाम क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम माय नेम इज मुस्कान अंसारी। वेरी गुड। एक आ गई मुस्कान अंसारी। और ये लड़कियों के नाम याद गुड कर रही हूँ मॉर्निंग मैं। मैम। आप बताइए अपना नाम। मैम माय नेम इज अंजलि गुप्ता। अंजलि। अब ये बताओ अंजलि, मुस्कान और दिव्यांशी कि क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं? डरने की कोई यस बात मैम। नहीं है। बताओ, अंजलि बताएं। यस मैम। यस मैम। अंजलि बताओ बेटा, अपने शब्दों में अपनी भाषा में बताओ, जो तुम्हें समझ में आया वो बताओ। देख के नहीं पढ़ना है, आप देख रहे हो। अपने शब्दों में बताओ, केवल अपनी भाषा में जो तुम्हें समझ में आया। वह सभी बोर्ड में भी देख के नहीं पढ़ना है, ये लाइन मैं सुनूंगी नहीं जो बोर्ड में लिखी है। अपने भाषा में बताओ, जैसे घर में बात करते हैं वैसे बताओ कि इसका मतलब क्या होता है। बताओ बेटा बताओ। वह सभी जीव जो सांस लेते हैं, जिनका पाचन तंत्र होता है, जो हाँ जो श्वसन रिस्पिरेशन करते हैं, वह सभी हाँ सजीव कहलाते हैं। निर्जीव जैसे कार, चेयर, टेबल, ये सभी चीजें निर्जीव हैं जो सांस नहीं ले सकती, जिनका ग्रोथ नहीं हो सकता, वो बढ़ नहीं सकती। वह सभी पहाड़ भी तो निर्जीव बढ़ता कहलाते है, हैं। पहाड़ भी तो बढ़ता रहता है हर साल। पहाड़ सजीव है। बहुत ध्यान से सुनना है। देखो साइंस है, विज्ञान को रटनेंगे तो कभी भी नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। समझ के जाएंगे तो आप एक पेज के बजाय 2 पेज का आंसर लिख पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आया, रीबटल क्वेश्चन किया मैंने कि क्या पहाड़ सजीव है? पहाड़ की ग्रोथ होती रहती है, मिट्टी जमती रहती है, उसका साइज बढ़ता रहता है। नहीं है। पहाड़ सजीव तो नहीं है ना? नो मैम, सजीव नहीं पहाड़ निर्जीव है, यानी कि मिट्टी है। क्या है? एबायोटिक। क्या है? है। एबायोटिक। यानी कि अजैव, या जिसे हम निर्जीव कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो बहुत सारे पौधे, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, वो क्या हैं? ये सारे बच्चों से पूछ रही हूँ मैं, सारे सजीव। बच्चों को समझा रही हूँ। वो सब के सब पेड़ जो हैं पहाड़ के ऊपर लगे हुए, वो कैसे हैं? सजीव हैं। तो अब कौन सी ऐसी प्रक्रिया हो रही है उसके अंदर जो पहाड़ में नहीं हो रही? क्यों वो सजीव है? देखो पेड़ भी एक जगह पे खड़ा है ना? पेड़ भी एक ही जगह पे तो खड़ा रहता है, चलता तो नहीं पेड़, फिर भी पेड़ सजीव है। क्यों? सारे बच्चे सोचेंगे मैं सबसे पूछ रही हूँ, जिसको समझ में आ रहा है वो जवाब दे।
बच्चों आप लोग बैठ जाओ, कोई सजा नहीं मिली है अंजलि या मुस्कान या दिव्यांशी को, ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में तेज हैं सब। चलो लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो करिए। पेड़ सजीव कैसे, पेड़ तो चलता नहीं। माइक बंद कर दिया। जैसी बॉनखाल, जैसी बॉनखाल माइक ले लो बेटा। जैसी बॉनखाल माइक ले लो बेटा। चलो, बातचीत करने से एक चीज समझ में आई कि आप लोगों को समझ है सजीव और निर्जीव की, लेकिन अब इस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। जो चीजें आपने बताई एकदम 100% सही थी जो आपने बताया। देखो, दिव्यांशी, मुस्कान और अंजलि के लिए सबसे पहले तो बहुत सारी तालियां बजनी चाहिए कि ये बच्चों ने माइक लिया, बात की। ठीक है, इसके लिए क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरह क्लास में बैठे सभी बच्चों को मैं ये बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे केवल समझाने के लिए हूँ। चीजों को जब आप बेसिक तौर पे अच्छे से समझ जाएंगे तो क्या होगा कि एग्जाम में क्या होता है बच्चों, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो आपकी किताब में दिया हुआ है। एग्जाम में हमेशा वो क्वेश्चन आता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप कहेंगे कि अरे ये मैंने पढ़ा नहीं था, मेरी बुक में तो था ही नहीं, पर एग्जाम में आ गया, है ना। तब क्या करते हैं, तब हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो जब पढ़ के जाएंगे, समझ के, रट के नहीं, रट के पढ़ेंगे तो कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यदि आप उसको समझ के जाते हैं तो आप अपने शब्दों में कुछ न कुछ आंसर अच्छा लिख के आ जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी बच्चों को? यदि समझ में आ गया तो सभी हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड। चलो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को रटना नहीं है। मैंने जब दिव्यांशी, मुस्कान और अंजलि से पूछा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो बच्चों ने बताने की कोशिश तो की, लेकिन बच्चे अपने शब्दों में नहीं बता पाए। मतलब जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, जो आपने अपनी कॉपी में लिखा, आप उन्हीं शब्दों को बता रहे थे। तो कोशिश क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने शब्दों में कोई भी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि अगल बगल बैठे बच्चे की लैंग्वेज चेंज हो जाए। यानी कि जो वाक्य बगल के बच्चे ने लिखा है, एग्जाम में आंसर लिखते समय आपका वही सेम वाक्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जब टीचर कॉपी चेक करता है तो कहता है कि शायद नकल की गई होगी, शायद चीटिंग की गई होगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। विज्ञान कैसा विषय है? रटने का नहीं, रटने का नहीं, समझने का विषय है। ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को कि विज्ञान रटने का नहीं, समझने का विषय है। पहला पॉइंट ये, अगर ये लाइन आपको याद रहेगी तो इसका मतलब ये है आप 10th पास करने के बाद 11th में साइंस साइड ले सकते हैं बड़े आराम से। कोई बच्चा मैथ्स ऑप्ट करके इंजीनियर बनेगा आगे बढ़ के, और कोई बच्चा बायो ऑप्ट करेगा, जीव विज्ञान, तो वो चिकित्सा क्षेत्र में जाएगा, यानी कि डॉक्टर बन जाएगा, है ना। तो ये आपकी चॉइस है, आप कितना मेहनत से, कितना अच्छे से उसको समझ के आगे पढ़ते हैं, वही डिपेंड करेगा आपके नंबर कैसे आएंगे और आपका रिजल्ट कैसा होगा, है ना। तो आज आपने क्या पढ़ा बच्चों? आज आपने पढ़ा कि जैव प्रक्रम है क्या। अब जैव प्रक्रम में आपको कुछ चीजें पढ़नी होंगी, यानी कि आपको पढ़ना होगा पोषण के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। दोनों ही भाषाओं में पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैं समझाती जाऊंगी तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको पढ़ना है पाचन के बारे में, आपको पढ़ना है श्वसन के बारे में, और आपको पढ़ना है इस चैप्टर में उत्सर्जन के बारे में, जिनको हम पॉइंट वाइज न्यूट्रिशन,
डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कहते हैं। बच्चों, आज की क्लास में जैव प्रक्रम चैप्टर में आप सभी को मैंने ये समझाया कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि जो जीवों में रिपेयरिंग की जरूरत होती है, उनके अनुरक्षण का काम निरंतर चलता रहता है और जीवों में हो रही जो शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन को चलाने के लिए जो जो प्रक्रियाएं जरूरी हैं वो सभी के सभी जैव प्रक्रम की कैटेगरी में ही आते हैं। मुस्कान, अंजलि और दिव्यांशी, ये तीनों बच्चों के लिए तालियां बजवाई मैंने। इसी तरह से और सभी बच्चे मोटिवेट हों। क्लास में बातचीत करने से आपको साइंस सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएगा और आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।